चले शुरू करें पहली क्लास। गोद में कुशन लेकर बेड पर बैठी हूँ एक्साइटमेंट से बोली। साहिर अपनी घड़ी और मोबाइल साइड पर रखता उससे देखकर मुस्कुराया, खुद भी साथ आकर बैठा और हाथ बढ़ाकर उससे खींचकर अपने हजार में लिया और पुश अपने सीने से लगाकर बैठाया और घबराकर कसमसाई उसके हजार में। मेरा बच्चा, फी तो लगेगी इंग्लिश सीखने की। उससे कंधे से बाल पीछे करते वो बोला तो और बेबस सी हो गई। तो पहले सीखेंगे सलाम, जो तुम मुझे रोज रूम में आने के बाद करोगी, ठीक? उसके हाथों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाकर वो बोला तो हुर लबों पर जुबान फेरते सर हिलाने लगी। शर्त याद है ना मेरे बच्चे को? उससे कंधे पर अपने लब रखते वो बोला तो हुर खुद में सिमट कर रह गई। जी याद है। पढ़ो। आए। वो बोला तो हुर मुस्कुराकर बोली, आए। अब पढ़ो लव। लव। हुर की बत्तीसी बाहर थी कि वो सीख रही है, वो भी इंग्लिश में सलाम करना। पढ़ो। यू। वो खुशी से हंसकर बोली, यू। अब इन तीनों को जोड़कर बताओ। उससे गर्दन पर थोड़ी रखकर वो बोला तो होठ सा हिलाकर बोली, आई लव यू। हाय, ये तो बहुत आसान है, सलाम करना। आई लव यू साहिर। आई लव यू टू। साहिर ने मुस्कुराते उसके कान में सरगोशी से कहा और मुस्कुरा दी कि उससे जवाब दिया। तो क्या साहिर, अब मुझे कोई आई लव यू कहे तो मैं उसे आई लव यू टू कहूंगी आपकी तरह? उसके इंतहाई अक्लमंद सवाल पर साइड ने घूर कर उसके चेहरे को देखा, जो ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई हरसाना मिल गया हो। मैं उसकी जुबान कुत्ती से काट दूं अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले। झटके से उससे अपनी जाने मोड़कर और गुस्से से उसके मुंह पर धाड़ा। हूर घबराई सी सहम गई उसकी दाढ़ पर। और तुम्हें सिर्फ मुझसे मेरी सिखाई की इंग्लिश में बात करनी है, और किसी और से एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर सर्द आवाज से मूवमेंट कर रहा था और हूर खामोशी से सुन रही थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। उसकी बात खत्म होते हूर ने उसके हाथ झटके और दूर होकर बैठते बोली, ऐसे कोई बात नहीं करता अपनी बीवी से, और ये किस तरह बेरहम होकर किसी की जुबान काटने की कह रहे हैं? सलाम करने में क्या हर्ज है? हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है सलाम करना और जवाब देना। वो अपने ना देखने का पूरा फायदा उठा रही थी और बगैर हकलाए अपने अंदर का गुस्सा निकालने लगी। अब की बार साहिर खामोशी से उसे देखने लगा था। क्या ये पहली क्लास का ही असर है? उससे आबरूश खाकर पूछा तो वो बेसाख्ता नफी में सा हिलाने लगी। ये क्या कर दिया? अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार दी। सॉरी, आप मेरे टीचर हैं, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसे मालूम था अपनी गलती जल्दी तस्लीम करते हुए वो साहिर को अच्छी लगती है, जिसका उससे कई बार इजहार भी किया था। तभी वो पूरा फायदा उठाने लगी। नहीं, एक बुरा इंसान टीचर नहीं बन सकता। ये बात तो उसके दिल को लगी थी, पर वो इस वक्त उसे हो के पूरा कहने पर तंज कर रहा था। और फर्ज तुम्हारे इसके अलावा बहुत से हैं, उन पर बहस नहीं कर रही। साहिर ने उसी गौर से कुशन उठाकर बेड से नीचे फेंका और उसके बाद उसे पकड़कर अचानक खींचा कि वो सीधा उसके सीने से लगी और उसके बहाने से बनाए गए फांसे को फिर से मिटा लिया। ये सच है डार्लिंग, अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा या तुमसे बात भी की तो उसका इससे भी बुरा हाल करूंगा, जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। उसे अपने हजार में लेकर वो शिद्दत जुनूनियत से बोल रहा था और हुरलैन उससे कंधे पर सरक के खामोशी से सुन रही थी। साहिर, आप कैसी सजा देते हैं? उसके शेव पर हाथ रखते हूर भराई आवाज से पूछने लगी। कुछ देर पहले का लफ्ज उसके दिल में खंजर की तरह घूम गया था। साहिर ने उसके चेहरे को देखा जो खौफ से पीला था और आंखों में कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद। हाथ से मारता हूँ। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, तभी साफ कह दिया कि वो हाथ से ही तो मारता था काट कर। हूर के चेहरे पर वापस अपना गुलाबी रंग छा गया और उससे गहरा सांस खारिज किया। पंच मारते हैं? साहिर समझ गया वो हाथ से मारपीट का कह रही थी। कभी कभी। हाँ, वो कभी कभी मूड होता तो पंच भी मार देता था। हूर हंस पड़ी। ऐसे? उससे पंच बनाकर साहिर की गाल पर रखा। साहिर मुस्कुरा दिया उसके बचकाना हरकत पर। क्या उसका पंच ऐसे होता होगा जो नाक मुंह से खून निकाल देता था एक बार पर? बस ऐसा ही कुछ। वो उसे अपने हजार में लेकर बैकग्राउंड से टेक लगा गया था। हूर मुस्कुरा दी। साहिर, शबे बखैर का क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो उसकी शर्ट के बटनों पर उंगली फेरते बोली। साहिर के लब मुस्कुराए। विल यू किस मी? उससे मुस्कुराहट दबाते कहा। और होंक बंद कर रह गई। हैं? पर नूर तो गुड नाइट कहती थी। उसे सर उठाकर नासमझी से कहा। ठीक कहा उससे मेरा बच्चा,
साहिर ने उसके बाल चेहरे से हटाते मजीद कहा और होर होर से सुनने लगी। जिस तरह तुम अपने बाबा को बाबा कहती थी और दाद को भाई, उसी तरह इंग्लिश के भी कुछ रूल्स हैं। मैं तुम्हारा शोहर हूं तो मेरा मुकाम अलग है, तो मुझे सोने से पहले यही कहोगी जो मैंने बताया है, और अगर तुम्हें किसी भी मेरे अलावा फर्द को कहना है तो तुम उसे गुड नाइट कहोगी। अब की बार साहिर को खुद पर हंसी आ रही थी। अगर कोई उसे सुन लेता तो यकीन करता उसके इस रूप पर। अच्छा, तो ये इंग्लिश ग्रामर है? नूर पहले बहुत परेशान होती थी और पापा उसे समझाते थे इंग्लिश ग्रामर। उसे याद था कि नूर कहती थी, कैसे क्या बोलूं, हर किसी का अलग लफ्ज है, कौन सा याद करूं। यस मेरा बच्चा, ये तुम्हारे साहिर की मतलब की इंग्लिश ग्रामर है। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला तो हूर ने समझते सा हिलाया और उसे दूसरा लफ्ज पूछा। बस, आज की क्लास के लिए यही ठीक है, दूसरी फिर परसों। क्यों परसों, क्यों कल रात क्यों नहीं? अपने चेहरे से बाल कान के पीछे करते वो नाक चढ़ाकर एक रात की कैब पर बोली, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, फिर लेट रात को वापसी होगी, इसलिए परसों ठीक रहेगा। अंगूठा उसके नीचे लब पर फेरते वो गंभीर आवाज से बोला। धूर को उसकी हरकत पर खतरे की घंटियां कानों में बजती सुनाई थी। वो एकदम उसके हजार से निकलकर अपनी जगह पर आई और हाथों से तकिया दुरुस्त करते उस पर लेट गई। साहिर तो सिर्फ अचानक उसके रद्द-ए-अमल को देखता रहा। मैं इंतजार करूंगी रात को, वह करवट बदल कर बोली। साहिर ने उसकी पुश को देखा। नहीं, सो जाना, मैं काफी लेट हो जाऊंगा। उसकी कमर में बाजू डालते वो बोला और उसे आहिस्ता से खींचकर अपने हजार में वापस ले लिया। वो अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस करती खुद में सिमट गई। विल यू किस मी? अपने तहत उससे शबे बखैर बोला था और आंखें मीच गई थी। साहिर का दिल चाहा कहका लगाए, श्योर। साहिर ने भारी लहजे में कहते उसका रुख अपनी तरफ किया और हूर ने आंखें खोली कि उसका जवाब ये, इसका जवाब। उसके अल्फाज उसके हलक में दब गए जब वो उस पर झुकाया और हूर अपने लबों पर उसके नरम गर्म लब महसूस करते सांसें लेना भूल गई। साहिर ने अपना शिद्दत भरा लम्स उसके लबों पर छोड़ते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और दूसरा बाजू उसकी नाजुक कमर में डाल दिया। हाँ, इसका जवाब यही है। आहिस्ते से उसके होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते वो उसके कान में सरगोशी से बोला। लबों से उसके कान की लो को चूम लिया और हूर सा हिलाते लंबे लंबे सांस लेने लगी। साहिर उसकी बिगड़ी हालत को देखते हुए उसे अपने सीने में छुपा गया और हूर किसी किस्म की मसम्मत किए बगैर उसके सीने में अपना तप्ता चेहरा चौक पा गई। कमरे में फंसू खेज खामोशी में हूर की दिल की धड़कनें बुलंद थीं और साहिर अपनी जसारत पर उसका नॉर्मल रिएक्शन देखते मुस्कुरा रहा था। लाइट ऑफ करते दोनों पर कंफर्टर डालकर उससे आंखें मूंद लीं। अलबत्ता हूर के बालों में उसकी गर्दिश करती उंगलियां अभी भी जारी थीं और हूर पहली बार सब कुछ भुलाए उसके सीने में मुंह छुपाए उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रही थी। साहिर, अगर मैं इस शब्बा खैर की बजाय वो वाला शब्बा खैर बोलूं तो गुनाह तो नहीं मिलेगा ना? कुछ देर बाद खामोशी में हूर की आवाज़ गूंजी। साहिर ने आवाज़ पर अपनी मूंदी आंखें खोली। गुनाह तो मिलेगा मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम्हें मैंने बताया ना कि शोहर को सिर्फ ये वाला शब्बा खैर कहते हैं। वो हूर नाचार समझते हुए सर हिला गई। ये जुमला उससे काफ़ी भारी लग रहा था, पर क्या करती, इंग्लिश भी तो सीखनी थी। काश वो आज की क्लास का कहती ही ना, या शब्बा खैर का ही ना पूछती तो इतनी बड़ी वारदात तो ना होती। सूरज जब अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ तो अंधेरे को लपेटकर हर सू अपनी सुनहरी सुबह की रोशनी फैला दी और हवा के साथ मिलकर शरारत करते रूम की खिड़कियों से सफ़ेद पर्दों के हवा में लहराते ही वो अपनी रोशनी उन दोनों सोए हुए वजूद के पुरसुकून चेहरे पर डालने लगा और फिर साहिर को अपनी आंखें झपकते देखकर छुप जाता सफ़ेद पर्दों की ओर पे, जैसे उसका मकसद ही साहिर को बेदार करना था और वो मकसद पूरा हो गया था। साहिर ने अपनी पूरी आंखें खोली और अपने माथे पर बिखरे शहद रंग बालों को एक हाथ की मदद से पीछे करने लगा और अपने मुंह और दाढ़ी पर हाथ फेरा। फिर उसकी नसें अपने सीने पर सर रखे पड़ी अपनी ऐन पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। उसके एक हाथ ने उसका कॉलर दबोचा हुआ था और दूसरा उससे घिर था। ये कुछ दिन से उसकी सोने के तरीके ईजाद हुए थे, जैसे रात को सोने के बाद उसकी खबर लेती थी, कॉलर पकड़कर या शर्ट दबोचकर, ये भाग जाने के डर से उसे पकड़े रखती थी। साई ने आहिस्ता से उसके बिखरे बालों को समेटा और एक तरफ किया कि सूरज की किरणों ने हूर को सोते देखकर फिर से शरारत की। साई ने घूर कर खिड़की को गुस्से से देखा, जैसे उस किरणों से भी लड़ पड़ेगा। वो हूर को आहिस्ता से तकिए पर डालकर उठा और खिड़कियां बंद करते उनका किस्सा ही खत्म करते पर्दे बराबर कर दिए।
और वापस मुड़कर अपने जहाज़ी साइज बेड पर आया, जहाँ सफ़ेद बेड और कंफर्टर में सफ़ेद तकिए पर सर रखे वो मासूमियत चेहरे पर सजाए सो रही थी। उसके गुलाबी गालों पर घनी नोकदार पलकें साया फगन थीं और काले बाल आबशार की तरह बिखरे पड़े थे। साहिर ने झुककर उसकी आंखों पर फूंक मारी तो वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देखकर साहिर भी मुस्कुरा दिया। सुबह हो गई मेरा बच्चा। उसके रुखसार की नरमाहट को उंगलियों की पोरों पर महसूस करते वो बोला तो हूर किस्मसाई, पर अभी मुझे सोना है साहिर प्लीज। उसका हाथ दूर करते वो फिर आंखें मूंद गई। साहिर ने झुककर उसकी शिफाफ गर्दन पर लब रखे हूर सांस खींच कर रह गई। अगर तुम सो गई तो मुझसे गिला मत करना, उसकी थोड़ी पर मौजूद दिल पर लब रखते कहा तो एकदम आंखें खोल गई। पर मैं तो जाग गई हूँ। उठकर बैठी और साहिर मुस्कुराता दूर हुआ। गुड मेरा बच्चा, अब उतरो नीचे जल्दी। हाथ से पकड़कर उसे नीचे उतारा तो मुंह बनाकर पाँव पटकती उसके साथ बाथरूम में आई और साहिर ने उसकी हरकत पर मुस्कुराहट रोकते हुए ब्रश उसके हाथों में पकड़ाया और ब्रश नीचे फेंककर उसके बाजू पर सर रखकर आंखें मूंद गई। मुझे बहुत नींद आ रही है साहिर प्लीज सोने दे, वो लाड से बोली। तो साहिर ने पहले नीचे पड़े ब्रश और फिर उसे देखा जो किसी जिद्दी बच्ची की तरह उसके साथ लगी सो रही थी खड़े खड़े। इसका भी इलाज है तुम्हारे शोहर के पास डार्लिंग, साहिर ने कहते ही शावर चालू कर दिया और अगले पल सोई हुई हूर की चीखें थी और साहिर का कहका। वो उसकी कमर के पीछे उसके दोनों हाथ बांधकर शॉवर के नीचे खड़ा था और हूर सुबह सुबह ठंडे पानी से बचने के लिए कोई और रास्ता न देखकर अपना चेहरा उसकी शर्ट में छुपा गई। अब सोना है मेरे बच्चे को, वो झुककर बोला तो हूर ने जल्दी से नफी की। प्लीज साहिर, उससे कपकपाहट भरी आवाज पर शावर वापस बंद कर दिया और मुस्कुराते उससे के तौलिया डाल दिया। हूर अपने हाथों को आजाद होते देखकर जल्दी से अपना चेहरा साफ करने लगी और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। जल्दी पकड़ो इसे, साहिर ने दूसरा ब्रश उसके सामने किया तो हूर मुंह फुलाकर एक हाथ से तौलिए को पकड़े दूसरे हाथ से ब्रश करने लगी, वो भी गुस्से में। तुम सीधे तरीके से चलने वाली ही नहीं हो मेरा बच्चा, बेस का कतरा उसकी नाक से लगाकर वो मुस्कुराकर बोला तो हूर ने गुस्से से मुंह फेरा। मत करे साहिर, उसे पास रहने का कहने लगी और साहिर उसे गुस्से की परवाह किए बगैर उसे बाजू से पकड़कर मिरर के सामने किया और उसका मुंह वॉश करने लगा। हूर हर काम गुस्से से कर रही थी। वेट मैं ड्रेस लेकर आता हूँ, वो उससे खड़ा करके खुद बाहर चला गया और वो फिर वापस आकर उसे ड्रेस संभाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके खुद बाहर आकर अपना ड्रेस निकालने लगा। उसे जगाने के चक्कर में वो खुद पूरी तरह भीग चुका था। कुछ देर में वो फूले फूले मुंह के साथ बाहर निकली। साहिर शर्ट के बटन बंद करता मुस्कुराया। सारा दिन उससे रोते सोचते गुजारा कि क्या करे। अगर हाँ करती तो दाद का चेहरा सामने आ जाता, अगर ना करती तो कमाल साहब का। वो एक दिन में थक हार कर बीमार बनकर रह गई थी। उसका दिल कर रहा था यहाँ से चुपचाप भाग जाए कहीं दूर बहुत दूर सबसे, या हूर के पास जाए उसके साथ लगकर अपना हाल कह दे, रोई चीहे अपना दिल हल्का करे। पर वहाँ जाने का सोचती नजरों के सामने गए आंखों वाला वो लड़का घूम जाता और वो काम कर रह जाती। वो सिर्फ हूर के लिए खामोश हो गई थी, वरना उसका इरादा बुरहान को सब कुछ बताने का था। सूरज की रोशनी बुझकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी और उस अंधेरे के जाते ही ऐसा लग रहा था उसके अंदर भी सब कुछ खत्म हो रहा है। वो बिल्कुल तनहा घुटन में आ गई है। बेटा कुछ खा ले नूर, वरना तुम्हारी इस हालत से मुझ जैसी बूढ़ी बी को डर लग रहा है। बी अंदर दाखिल होते ट्रे उसके सामने रखते बोली। उन्होंने दुपट्टे से आंसू पोंछ कर देखा। कुछ नहीं होता भी, मुझ जैसी ठीक लड़की को जिसे ये मालूम नहीं उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों जी रही है, वो क्या चाहती है, कुछ भी तो नहीं जानती मैं भी अपने बारे में। वो उनकी गोद में सर रख कर रो पड़ी। भी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, पर मैं खुद को समझ नहीं पा रही मैं क्या चाहती हूँ। बी का आंसू फिसल कर उसके घने काले बालों में जज्ब हो गया और उसे सर पर हाथ फेरने लगी। मेरी बच्ची जो हो रहा है होने दो, कम अज कम बुरहान बच्चा अपना है और वो तुम्हें उस जानवर से भी महफूज रखेगा। वरना सच पूछो तो नूर मुझे बहुत डर लगने लगा है। जवान लड़की हो, हम अकेले रहते हैं इस घर में, अगर खुदा ना हादसा कलकला वो अल्लाह ताला ऐसा ना करे, फिर भी जैसा तुमने बताया है कि वो तुम्हारा पीछा करता है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बूढ़ी, घुटनों के दर्द की मरीज, 100 कदम चलो तो सांस फूल जाता है। मैं क्या तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ मेरी बच्ची, जान देने के अलावा ये बूढ़ी माँ कुछ नहीं कर सकती। और अगर वो लड़का घर में घुस आया
और तुम्हारे साथ भी हूर। हूर की याद आते वो दुपट्टा मुंह पर रख कर रोने लगी। पता नहीं वो मेरी बच्ची किस हाल में है। उस बच्ची की ज़िंदगी में सिर्फ दर्द तकलीफ़ें ही हैं। अल्लाह होशियार नसीब करे उसे, अपने ईमान में रखे। उस लड़की के पास पता नहीं कैसे मेरी मासूम बच्ची रह रही होगी। नूर बेटा, बस तुम हाँ कर दो, मैं कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना चेहरा साफ करते भी कहने लगी और नूर के माथे पर बहुत सा दिया जो खुद रो रही थी। बी, हूर खुश है। मैं गई थी और उस दिन हमने बात भी की थी। उससे कहा परेशान ना हो, साहिर आलिम उसे बहुत खुश रख रहा है, कोई तकलीफ नहीं देता। नूर उठ बैठी और बी को बताने लगी। तो बी ने अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र अदा किए। बस मेरी बच्ची, अल्लाह ने उस बच्चे का दिल बहुत नेक बनाया होगा, उसे आम मर्दों जैसा नहीं बनाया, तभी वो उसे खुश रख रहा है। अल्लाह दोनों को ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। चल उठ और फ्रेश हो जा। बी ने उसे उठाया और नूर मरे मरे कदम उठाती बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर बाद फ्रेश होकर आई तो भी वहाँ मौजूद सिंगल सोफे और टेबल पर उसके लिए खाना लगा चुकी थी। वो खामोशी से बैठ गई और चलने वाले शहर समझ कर निकलने लगी। अचानक दरवाजे पर बेल हुई तो बी उसे खाने का इशारा देती हुँ दुपट्टा ठीक करके तकली दरवाजे पर आई और खोला तो सामने ही दाद और एक मुलाजिम निकाह का सुर्ख जोड़ा और जेवरात लिए खड़ा था। आओ दाद बच्चे, अंदर आओ। वो उनके लिए पूरा दरवाज़ा वाक करती मुस्कुराकर शफकत से बोली तो दाद मुस्कुराता अंदर आ गया और पीछे वो मुलाजिम भी अंदर आए। ये दुल्हन का जोड़ा और ज्वेलरी कुछ सामान है। दाद ने वो सब लाउंज में टेबल पर रखते कहा। अम्मी ने कहा है कि नूर तैयार हो जाए तो आपके साथ अलवी विला चले, निकाह वहाँ होगा। आप प्लीज़ नूर से बोलिएगा जल्दी करे। दाद ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो भी अपने बाप भाई माँ से अपनी मोहब्बत की खातिर मतलबी होकर सबका दिल नहीं दुखाना चाहता था। तभी सब कुछ अपनी मोहब्बत पर छोड़ दिया था कि अगर नूर से उसकी मोहब्बत सच्ची होगी तो वो उसकी बनेगी, नहीं तो आसमान ज़मीन एक कर दे। क्या होगा? होगा तो वही जो उस रब को मंजूर होगा। हाँ हाँ बेटे, तुम बैठो, मैं उसे ले जाती हूँ। भी वहाँ से जोड़ा और ज्वेलरी उठाकर ले जाते हुए बोली तो दाद सा हिलाकर बैठ गया। शेरहान तुम जाओ, मैं नूर और बी को लेकर आ जाऊंगा। शेरहान सा हिलाकर जो हुक्म कहते चला गया। शेर ने महसूस किया था उसका चुलबुला दोस्त काफ़ी उदास था, मुरझाया हुआ था, वरना इस मौके पर वो खामोश रहता ये कैसे हो सकता था। अलवी हाउस की रौनक था वो, उसके होते हुए लगता कि जैसे घर है, वरना शेरहान का खुद दिल चाहता कि वो उसे यहाँ से चला जाए। ये तो दाद की यारी थी जो उसे कैद किए बैठी थी। उसे महसूस हुआ था बहुत बार कि दाद नूरुलैन से मोहब्बत करता है और नूर बुरहान का रिश्ता नहीं होना चाहिए, पर वो नौकर था, क्या कर सकता था। खामोश था, तमाशा देख रहा था, अपने यार का तमाशा। पता नहीं किस एहसास के तहत दाद ने मुड़कर नूरुलैन की रूम की तरफ देखा और उसके अचानक देखने पर गुलाबी आंचल लहराकर अंदर छुप गया। उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। मान लो अब मोहब्बत अपना आप मनवा कर रहती है बोनी। वो सिर्फ बड़बड़ाकर फ्रूट्स की टोकरियों को देखने लगा। आज सिर्फ निकाह था और रुखसती और वलीमा कमाल साहब बड़े पैमाने पर रखना चाहते थे कि दुनिया को मालूम हो जाए कि बिजनेस टाइकून कमाल अलवी के बेटे एसपी बुरहान की शादी है। मुझसे कहते दाद, मैं बना लेती हूँ चाय बेटा। किचन में दाखिल होती भी दाद को चाय के लिए पानी रखते देखकर बोली, जी बना दें, बहुत तलब हो रही है। वो मुस्कुराकर पीछे हुआ। ये कॉटन के सूट में मलबूस थी जो उन्होंने अभी सेब तन किया था। दाद उन्हें मुस्कुराकर देखता बाहर आ गया और भी मुस्कुराती चाय का पानी रखने लगी। कुछ देर में भी उसे चाय टेबल पर रखकर नूर की पुकार पर अंदर रूम में चली गई। दाद बेटा जरा अंदर आओ और ऊपर अलमारी पर रखे इस बैग को तो उतार दो। बी बाहर निकलकर दाद को बुलाने लगी तो अलमारी के पास सुर्ख लहंगे में जेवरों से सजी खड़ी नूर घबराकर बी की पुश को देखने लगी। कितनी मुश्किल से सब कुछ भुलाकर वो तैयार हुई थी, अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी कि फिर वो सामने आने वाला था। बी मुझे ज़रूरत नहीं। वो काफ़ी हिम्मत जमा करके बोली कि दरवाजे से ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट में अपने लंबे चौड़े जिस्म के साथ दाद अंदर दाखिल हुआ और जब नजरें सामने उठी तो वो भी कुछ देर साकित पड़ गया। डीप सुर्ख रंग के लहंगे में भारी दुपट्टा सर पर सजाए मांग टीका और नथ में वो दाद की धड़कनें साकित कर गई थी। उसकी नसें घबराकर उसके सुर्ख कांपते लबों से टकराती रुख मुड़ गई और वो आगे बढ़कर उसके कुछ पासे पर अलमारी से वो सूटकेस उतारने लगा। नूर को झिझक कर दूर हुई तो उसकी चूड़ियों की खनक पर दोनों की धड़कनों में शोर मच गया। मैं कर लूँगी।
उसे सूटकेस बेड पर रखते देखकर नूर आगे बढ़ी और बोली, मतलब सिर्फ उसे यहाँ से निकालने का था। मैं जानता हूँ तुम सब कर सकती हो। दांत पलटकर सुर्ख आंखों से गुस्से से बोला और बगैर बी की तरफ देखे बाहर निकल गया। ए, इससे क्या हुआ? तुम दुपट्टा निकालो, मैं देखती हूँ। बी नूर को कहकर बाहर निकली। क्या हुआ दांत बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उसे लाउंज में खड़ा देखकर भी परेशानी से पूछने लगी। जी भी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि ये मेरी बोनी नहीं लग रही। ये बिल्कुल बदल गई है। दुल्हन बनकर मैंने सोचा थोड़ा सा गुस्सा ही दिला दूं इसे। बालों में हाथ फेरकर वो मुस्कुराया तो बीबी हंस पड़ी। बदल तो गई है, बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। बी मोहब्बत पाश रस्सों से रूम के दरवाजे को देखते बोली। शायद चांद से भी खूबसूरत। दाद के दिल से आवाज आई तो खुद को झिड़क कर रह गया। भी, चले, अम्मी की कॉल्स आ रही हैं। अपने बजते मोबाइल पर अम्मी देखकर वो बोला तो नरगिस भी साही लाकर चली गई और दाद इससे पहले ही बाहर की तरफ निकल गया। सारे अपनों की मोहब्बत को महसूस करने के लिए नूर ने अपने गिर्द अपनी माँ का दुपट्टा ओढ़ लिया था और बी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर आने लगी। आंसू उसकी आंखों से तेज बारिश की बूंदों की तरह गालों पर गिर रहे थे और वो आगे बढ़ रही थी। दाद उसकी जानिब देखे बगैर दरवाज़ा खोले खड़ा था और वो अपना लहंगा समेट कर अंदर बैठ गई। साथ बीबी बैठी। दाद ने एक गहरा सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया और डोर लॉक करके ड्राइविंग सीट पर आ गया। पर बुरा हो उस फ्रंट मिरर का जिस पर देखती चांद सी सूरत पर उसकी नसें भटक भटक कर जा रही थी और वो इंतहाई सब्र से गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि खुदा ना हादसा उसकी ऐसी हालत थी कि एक्सीडेंट ना हो जाए। और नूर उसकी दिली हालत से बेखबर ना थी, पर फिर भी सब करते वो अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करते अपनी हाथ की लकीरों को गौर से देख रही थी। गाड़ी से निकलती सजी सवरी नूर को आसिया बेगम और बाकी औरतों के बीच चलती अपने रूम में आकर बेड पर बैठी। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही है। एक औरत ने उसकी थोड़ी सी सर ऊंचा करते एक खानदान की औरत से कहा तो वहां मौजूद दूसरी औरत ने भी तायद की। माँ पर गई है, सुना था बहुत खूबसूरत थी। ये दूसरा फिक्रा था जिस पर आसिया बेगम के माथे पर तेवर आए थे। हटो जरा, नजर उतारने दो मुझे। सामने बैठी औरत से कहती आसिया बेगम नूर की नजर उतारने लगी और नूर खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। कहाँ हो बुरहान? ड्राइंग रूम से बाहर आकर कमाल साहब दबे हुए गुस्से में बोले। दूसरी तरफ बुरहान ने कमाल साहब की गुस्से वाली आवाज पर अपना माथा मसला। आ रहा हूँ अब्बू, कुछ लेट हो गया। माजरत, प्रॉब्लम सी कुछ। बस अब आ रहा हूँ। उससे बालों में उंगलियां फंसाते कहा। सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। कमाल साहब ने कहकर अपना मोबाइल जेब में रखा और पास खड़े दाद को देखा और उसे ड्राइंग रूम में चलने का इशारा किया और फिर जो इंतजार करने लगे बुरहान का वो इंतजार ही रहा। काफ़ी देर हो गई। अब तो लोग उकता कर कुछ चटपटे सुनने के लिए कमाल साहब को खरोचने लगे थे। बस जाहिर तो वो मुस्कुरा रहे थे पर अंदर तूफान चल रहा था और दिल कर रहा था वो अभी आए तो खींच कर दो लगाए उसे। कमाल साहब, किसका निकाह करना है? भाई जल्दी करो, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। काजी साहब आखिरकार बोले। बस काजी साहब पहुंचने ही वाला होगा। जरूर किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा, वरना वो ऑफिस से कब का निकल चुका है। उन्होंने तसल्ली देकर कॉल मिलाई पर धचका तो उन्हें तब लगा जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। दाद ने कुछ घबरा कर अपने बाप की फीकी पड़ती रंगत को देखा जो एक्सक्यूज करते वहां से बाहर निकल गए थे। पीछे वो भी आया था। क्या हुआ अब्बू, सब ठीक है? उन्हें बार बार मोबाइल कान से लगाए देखकर वो बोला तो कमाल साहब ने उसे देखा। मोबाइल ऑफ कर दिया है उसने। अच्छा बदला लिया है बुरहान ने मुझे बेइज्जत करके। वो गुस्से से मोबाइल सामने करते बोले तो दाद ने हैरत से सुना। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बड़बड़ाया। जाओ तुम, गाड़ी निकालो और उसके बंगले और ऑफिस में दिखाओ। और अगर मिले तो कहना कि अगर आज तुम नहीं आए तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। जल्दी जाओ, जब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। उनके कहने पर दाद ने साह हिलाकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई और फिर वक्त गुजरता गया और चहमुखोइयाँ बढ़ती गईं कि कमाल साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अभी वो कुछ मुंह से निकालते ही कि बाहर कदमों की आवाज़ आई तो वो एक बार फिर उन्हें चहमुखोइयाँ करते छोड़कर बाहर आए और दाद के आसपास बुरहान को देखने लगे जिस पर दाद ने सर नफ़ी में हिलाकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कमाल साहब उसके सर नफ़ी में हिलाने पर सख्ते में आ गए। क्या हो रहा है आसिया, अभी तक निकाह नहीं हो रहा? काफी देर हो गई भाई, बच्ची को भी आए हुए। आसिया बेगम के रूम में दाखिल होते खानदान की एक औरत बोली और बाकी कुछ ने भी एक दूसरे के कान में कुछ कहते हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने निकाह में कुछ अपनों को भी इनवाइट किया था
जो काफ़ी सवेर पहुंच गई थी, जो कब से दुल्हन के साथ बैठी हुई थी पर दूल्हे की कोई खैर खबर नहीं थी। नूर का दिल बेसाख्ता धड़का तो उसने पास बैठी हुई नरगिस भी का हाथ पकड़ लिया। भी परेशान सी उसके ठंडे हाथ अपने हाथ में लेती आसिया बेगम का चेहरा देखने लगी, जो नसें मिलाने से कतरा रही थी। हो जाएगा भाई, तुम लोगों को इतनी जल्दबाजी किसकी है? बुरहान कुछ मसाइल की वजह से लेट हो गया है, बस उसके अब्बू ने कॉल की है, पहुंचने वाला है। आसिया बेगम नफ़रत से कहकर नूर के पास बैठी और उसके माथे पर बोसा दिया। सदा खुश रहो मेरी जान, तुमने हाँ करके हमारा सर मान से उठा दिया है। देखना, बुरहान तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। वो तुम्हारी हाँ पर इतना खुश हुआ था कि बता नहीं सकती। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो वहाँ मौजूद खानदान की औरतों को सुनाने के लिए बुलंद आवाज से बोली। नूर की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर फिसलने लगे। वो जानती थी कि उसकी हाँ सुनते वो कितना खुश हुआ होगा, और ये भी कि एक बहाना था मसाइल का। असल में तो वो उससे शादी करने का ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकता था। अम्मी जरा बाहर आए। दरवाज़ा नॉक करते दाद ने बाहर खड़े होकर ही बुलाया। सबके साथ ही नूर की नजरें भी दरवाजे की जाने उठी, पर वो बाहर खड़ा था। उसे वापस पलकें गिरा ली और अपने सफ़ेद हाथों को देखने लगी कि क्या होने वाला है उसके साथ, उसके नसीब में, और क्या हो रहा है। आसिया बेगम सबसे मुस्कुराती उठी और बाहर आई। क्या हुआ, परेशान क्यों हो दाद? आसिया बेगम दुपट्टा दुरुस्त करते दाद के परेशान चेहरे को देखकर बोली। अब्बू रूम में बुला रहे हैं। वो कहता आगे बढ़ गया। पीछे पीछे आसिया बेगम भी उसकी पुश्त को देखती आ रही थी। क्या हुआ है, अभी तक बुरहान नहीं आया क्या? आसिया बेगम उससे से रूम में बैठे कमाल साहब से मुखातिब हुई। नहीं आया, वो गधा नंबर बंद करके बैठ गया है। बाहर सारे लोगों के बीच बेइज्जती करवा दी उस गधे ने। वो आसिया बेगम पर गुस्से से धाड़े। रिलैक्स रहें अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दाद ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो कमाल साहब दोनों हाथों में सर गिरा कर रह गए। आसिया बेगम जैसे सख्ते में आ गई थी। पर बुरहान ऐसा कैसे कर सकता है? बाहर इतने मेहमान मौजूद हैं और हमारी ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकता है? उससे तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। और और नूरुलैन का क्या होगा? वो बच्ची तो वहाँ बैठी है इंतजार में कब से। आसिया बेगम का जब सकता टूटा तो कर बेगम से कहने लगी। नाम मत लो उसका, जानबूझकर करता है वो मुझे बेइज्जत। पहले कहा था बिजनेस पर, तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर सीएसएस कर लिया और इस पुलिस फोर्स में आ गया। और फिर भी मैं खामोश रहा कि बच्चा है, उसकी अपनी जिंदगी है। पर नहीं, उस बच्चे ने तो बाप के मुंह पर अच्छी तरह थूकना सीख लिया था। कहा उस बीच से दूर हो, पर उसने केस भी उस पे लिया। और फिर अब जब शादी का कहा तो हाँ करके निकाह के अहम मौके पर मोबाइल बंद करके छुप गया है। मर क्यों नहीं गया मैं ऐसी औलाद के होते। वो पूरी तरह शदीद गुस्से में धाड़ रहे थे कि उन्हें खांसी का शदीद दौरा पड़ा। आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था अबू। दाद उन्हें रिलैक्स करते बोला तो उन्होंने घूर कर उसे देखा। हाँ, सही कहते हो, वहीं मर जाना चाहिए था मुझे। पता नहीं क्यों जिंदा रह गया, शायद ये दिन देखने के लिए। अब क्या मुंह दिखाऊं, बाहर सब इंतजार में है। सब पूछेंगे तो क्या कहूंगा, मेरा बेटा छुप गया है कहीं। दाद के हाथ झटकते वो बोले। उनके लफ्ज़ों में शिद्दत गम था जिस पर दाद ने सबसे लब भींच लिए। आसिया बेगम भी मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी और दाद को समझ नहीं आ रहा था किसे संभाले। आखिर बुरहान गया तो गया कहाँ? बंद करो अपना ये नाटक, सारा किया जरा तुम्हारा है। तुमने उसे इतना खुदगर्ज बनाया है कि आज उसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। कमाल साहब ने गुर्रा कर आसिया बेगम को छिड़का। वो मुंह खोले उसने देखने लगी। मैंने अभी वो कुछ कहती कि कमाल साहब का मोबाइल बजने लगा। उससे बाहर मौजूद ड्राइंग रूम से कॉल आ रही थी। उन्होंने एक नज़र दाद और आसिया बेगम को देखते खड़े हुए। चलो, और तुम जाओ मुंह साफ करके दुल्हन के पास बैठो। कुछ देर में हम काजी साहब के साथ आ रहे हैं। उन्होंने दाद को उठने के लिए कहा और आसिया बेगम से बोले। कहाँ अब्बू? दाद नासमझी से पूछा। मैंने कहा ना, चलो सब समझ आ जाएगा। उन्होंने गुस्से से इस कदर सख्त अल्फाज में कहा कि दाद एक खामोश नजर आसिया बेगम पर डालकर उनके पीछे ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ काजी साहब के साथ कुछ कमाल साहब के दोस्त और कुछ खानदान के लोग मौजूद थे। काजी साहब, मैं अपने बेटे दाऊद अलिफ अलवी के साथ अपनी भतीजी का निकाह करवाना चाहता हूँ। यहाँ किसी को इतराज़ है? उन्होंने सोफे पर बैठे काजी साहब को मुखातिब करते फिर अपने खानदान के मौजूद लोगों से कहा। सब में खुसर पुसर फैल गई और दाद साकिब सा अपने नाम पर अपने बाप को देखने लगा। पर कमाल साहब, बुरहान का निकाह होने वाला था, फिर ये
दाऊद आलिफ से? क्यों? इससे तो शायद अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की है। एक ने आवाज़ उठाई तो दाद होश में आकर उस आदमी के चेहरे को देखने लगा और वो आदमी दाद की गुस्से भरी आंखों में देखकर सटपटा गया। नहीं जावेद साहब, मेरा बेटा अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और कुछ ही दिनों में मेरे बिजनेस को भी यही संभालने वाला है। कमाल साहब फखरिया दाद को देखते बोले, तो फिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती थी? बिस्मिल्लाह करें जी। एक आदमी ने कहा तो वो मुस्कुराकर दाद को अपने साथ लेकर एक सोफे पर बैठे। मुझे मालूम है तुम मुझे खुद गर्ज समझ रहे होगे, पर इस बच्ची की जिंदगी को देखते मुझे ये करना पड़ा दाऊद। उन्होंने आहिस्ता पास बैठे दाद से कहा तो दाद नफी में सर हिलाकर मुस्कुराए। ये होना ही था अब्बू, मेरी मोहब्बत जो सच्ची थी। वो सिर्फ दिल में कह सका और, और फिर उससे कबूल है कहने के बाद, निकाहनामे पर साइन करने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर मच गया। मुबारक हो मेरे शहजादे। कमाल साहब ने दाद को गले से खींचने कहा तो हंस पड़ा और फिर उठकर सबके गले लगने लगा। कमाल साहब और काशी साहब कुछ गवाहों के साथ दुल्हन के रूम में दाखिल हुए तो उन्हें दाखिल होते देखकर सब खामोश हो गई। नूरुलैन का दिल बेसाख्ता धड़का, उसके हाथ पांव कांपने लगे और बुरहान के तस्वुर पर ही उसका दिल जोरों शोर से नफी करता जिस पर वो लब काटे सबसे बैठी थी। ये क्या हो रहा था और क्यों? वो तो हमेशा बुरहान को चाहती थी, उसे ही अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी, फिर क्यों अब ये सब? उसका दिल डूब रहा था और वो सख्ती से मुठियां भींचे सुर्ख घूंघट में सर झुकाए बैठी थी। नूरुलैन जमाल वल जमाल अलवी, आपको दाऊद अलिफ वल कमाल अलवी से हक महर 30 लाख सिक्का रायजुल वक्त, निकाह कबूल है? लफ्ज से कि क्या, हर तरफ खामोशी छा गई और बुरहान अलवी की जगह दाऊद अलिफ का नाम सुनकर सब हैरान शशर रहे थे। नरगिस भी और आसिया बेगम का भी वही हाल था। उन्होंने बायक वक्त कमाल साहब को देखा जिन्होंने उन्हें आंखों से नूरुल ऐन की जानिब इशारा दिलाया, जो जालीदार घूंघट से अपनी आंखें फाड़े नुकाह को देख रही थी। शौक नहीं धमाका था उसके सर पर। दाऊद अलिफ मतलब दाद। उसे लगा उससे सुनने में गलती हो गई होगी, पर नहीं, जब दूसरी बार भी वही लफ्ज़ समातों से टकराए। आह, तो मतलब बुरहान ने निकाह से इनकार कर दिया, वो भी इतने नाजुक वक्त में, और दूसरे भाई ने मौका देखकर फ़ायदा उठा लिया। उसकी कैफियत अजीब थी, ना दुख गम की, ना खुशी की, ना रोने की। नूरुलैन जमाल वल जमाल अलवी, आपको दाऊद अलिफ वल कमाल अलवी से हक महर 30 लाख सिक्का रायजुल वक्त, निकाह कबूल है? उसकी मसलसल खामोशी पर अब निकाह हुआ को शक होने लगा कि शायद लड़की से ज़बरदस्ती की जा रही है। नूर बेटा जवाब दो। आसिया बेगम की आवाज़ उसकी समातों से टकराकर उसे होश की दुनिया में लाई और फिर उससे एक शिकवा के ना नजरों से कमाल साहब को देखा कि ताया अब्बू, आपने तो मुझे खिलौना बना दिया, पहले एक भाई के नाम करके फिर दूसरे से निकाह करवा कर। और उसका शिकवा तो अपनी जगह रह गया जब कमाल साहब की आंखों में इल्तिजा और अपने कंधे पर आसिया बेगम के हाथ का दबाव महसूस किया। कबूल है, वो आंखें मीच कर सर झुकाई कह गई। नूरुलैन जमाल वल जमाल अलवी, आपको दाऊद अलिफ वल कमाल अलवी से हक महर 30 लाख सिक्का रायजुल वक्त, निकाह कबूल है? कबूल है, दूसरी बार फिर तीसरी बार। जब कहकर उसे अपने कामते हाथों से निकाहनामे पर साइन किया तो हर तरफ मुबारकबाद मिलने लगी, पर वो तो बुत बनी अपने नसीब के खेल को देख रही थी। कमाल साहब उसे दुआएं देकर काजी साहब और दीगर लोगों के साथ बाहर निकल गए और पीछे वहाँ मौजूद सब औरतें भी नूर के अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देकर बाहर निकल आईं। लाउंज में आसिया बहन, नूरुलैन का निकाह तो बुरहान। नरगिस भी के अल्फाज अभी मुंह में थे कि वो बीच में बोली, नरगिस मेहरबानी करके कमाल साहब के साथ में बात मत कहिएगा, वो और गुस्सा होंगे बुरहान पर। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, वरना उससे खुद हाँ की थी शादी के लिए। आसिया बेगम कहकर नूर का माथा चूमती वहां से चली गई और भी खामोशी से उन्हें देखती रह गई। नूर मेरी बच्ची, शायद तुम्हारे नसीब ही दाद के साथ जुड़ा था। भी उसे खामोश वैसे ही बुत बने बैठे देखकर पास बैठी बोली। नूर आवाज व तलही से मुस्कुराती अपना घूंघट उठाने लगी। भी हम इंसान तो कितने बेवकूफ़ हैं ना, सब कुछ आंखों के सामने देखते भी, सब कुछ जानते कि कई इंसान कितने धोखेबाज होते हैं, फिर भी उनसे धोखा खाकर कहते हैं सब नसीब की बात है। कहका लगाते हुए कर्ब तल्ख लहजे में बोली और अपना लहंगा उठाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर अपने सेवर नोच कर उतारती टेबल पर पटकने लगी
और दुपट्टे में लगी पिनों समेत नोच कर नीचे फेंका और खुद बगैर परेशान खड़ी बी की जानिब देखते बेड पर लेट गई और खुद पर कंफर्टर डालकर मुंह पर सख्ती से हाथ जमाए खुटी खुटी आवाज़ में रोने लगी। नूरुलैन, बी बेबस से पुकारने लगी। मुझे सोना है बी, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो गहरा सांस भरकर अपनी भारी होती आवाज़ व मुश्किल नरम करते बोली तो बी अफसोस से उसके वजूद को देखते वहाँ से चली गई। मासी, आप परेशान हैं जमाल? मशाल सोचों में गुम जमाल साहब को देखकर पास बैठी बोली। जमाल साहब ने मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर चेहरा उठाया। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। सोच रहा हूँ कुछ पैसे बचे हैं, उनसे कोई छोटा सा घर खरीदूँ या होरोलैन की आंखों का इलाज करवाऊँ। वो बड़ी हो रही है, आगे उसका मुस्तकबिल है। हम सारी ज़िंदगी तो ज़िंदा नहीं रहेंगे ना। ज़िंदगी का क्या भरोसा। इतना तो करें कि वो हमारे जाने के बाद बगैर सहारे के चल तो सके। बेड पर रखे पैसों को देखते उन्होंने कहा तो मशाल ने दुख से उनके कंधे पर सर रखा। काश जमाल मैं आपकी ज़िंदगी में ना आई होती तो ये सब तो आपको ना देखना पड़ता। उसके आंसू फिसलकर खूबसूरत गालों पर गिरे। मशाल एक गरीब घर में पैदा होने वाली इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और वक्त के साथ बढ़ती महंगाई और गुर्बत से परेशान होकर और अपने ब्लड कैंसर के मरीज की मां का इलाज करवाने के लिए उसे दोस्तों की इस्लाह मशवरे पर कुछ अपनी गुर्बत से परेशान होकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वो खूबसूरत शक्ल और स्लिम बॉडी की वजह से कबूल हो गई, पर जो दुनिया उसे बाहर से रंगीन इंतहाई खूबसूरत लगती थी उसमें कदम रखते ही उसे मालूम हुआ वो एक दलदल में धंस गई है जहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ उसे सब कुछ मिला, दौलत, नफरत, गालियाँ, सब कुछ मिला सवाए इज्जत के, जो उन जैसी बदकार को देने के लिए कोई तैयार ना था। वो जहाँ रहती समझा जाता वो एक दाग है मोहल्ले में, उसका यहाँ रहना उन पर खाली है। और इस बात पर सोचो विचार के बाद मोहल्ले वालों ने उसे धक्का देकर वहाँ से निकाला। किसके पास जाती, किससे मदद मांगती? जिसके पास मदद के लिए हाथ बढ़ाती तो उसकी आंखों में हवस होती, जिस पर वो थूक कर भाग जाती उसकी मां सेरे इलाज थी और मॉडलिंग से जो चंद पैसे मिलते थे उनकी दवाई और इलाज पर चले जाते। तो कहाँ से लाती कहीं रहने का खर्च कराया और फिर इन हालात में रात के वक्त हॉस्पिटल से लौटते उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भी जमाल अलवी की गाड़ी से। मशाल ने बहुत कहा कि वो ठीक है, पर जमाल ने उसकी एक भी सुने बगैर उसे हॉस्पिटल लेकर आया। मशाल काफ़ी डर रही थी कि गलत इंसान ना हो, पर उसे जानते उसकी हकीकत को पहचानते हुए भी जो इज्जत उसने उसकी आंखों में देखी थी उस पर शर्त रह गई। हॉस्पिटल से वापस वो उसी रास्ते पर उतर गई जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो आंखों को बहुत भुलाने की कोशिश के बावजूद भी नहीं भुला पाई थी और रात को अपने ही घर में छुप कर आती और सुबह सवेरे वहाँ से चली जाती। वो उसे भूलना चाहती थी पर नहीं भुला पाई और ये इत्तेफाक था कि उनकी मुलाकात उसी वक्त उसी रास्ते पर रोज़ होती रही और सिर्फ एक झलक एक दूसरे को देखने के बाद वो सारा दिन खुशगवार गुजार लेते थे। अभी मशाल अपने जज्बातों को दबाए बैठी थी कि जमाल ने हिम्मत करके पहल की और डायरेक्ट मशाल के सामने अपना प्रपोजल पेश किया। उसी रास्ते पर उसी वक्त एक पल को मशाल साकित रह गई, पर अपनी हकीकत पहचान देखकर कि कोई उसे नहीं अपनाएगा और ये सिर्फ उसका वक्ती जज्बात है, तो वो झिड़क कर उसे बोली कि तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं और काफ़ी बेइज्जती भी की कि वो उसके रास्ते से हट जाए, पर ये उसकी गलतफहमी थी। रात रोज़ हॉस्पिटल से लौटने के बाद जमाल को अपना मुंतज़िर ही पाती और उस दिन भी जब वो सब कुछ हार कर आई थी हॉस्पिटल में, जब उसकी माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंदी थी, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी कि उसका कोई सहारा ना रहा था। बाप तो बचपन में ही वफात पा गया था। थी एक माँ, वो भी अब अकेला छोड़कर चली गई थी, पर ये उसकी भूल थी कि वो अकेली रह गई है। नहीं, वो अकेली नहीं थी। वो रोज़ की तरह उसके रास्ते में इंतज़ार में खड़ा था, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए। और इस बार उसकी हालत देखकर वो गाड़ी से निकल आया और मशाल को तो उसकी आदत हो गई थी जो उसे रोज़ घर तक बाहिफाजत छोड़ कर जाता था बगैर उसे एहसास होने दिए। पर वो बच्ची तो ना थी जो ना समझती। वो रोज़ सीखती थी और जख्मी सा मुस्कुराती थी कि आज नहीं तो कल वो थक हार कर अपना रास्ता अलग कर लेगा, पर नहीं, ये उसकी गलतफहमी थी। और उसने सबके सारे बंधन तोड़कर उसके सीने से लगकर बेतहाशा रोई और उससे रोने दिया। बगैर उससे हाथ भी लगाए वो खड़ा रहा। मुझसे शादी कर लो। जमाल के बाहरी लफ्ज़ उसकी समातों में गूंजे और फिर उसे धक्का देकर जोर से चीखी, हफ्स पूरा करना चाहते हो? इस तरह नहीं पा सकते तो शादी का रास्ता अपनाना चाह रहे हो?
ताकि अपना मतलब पूरा होने पर बदकारी का धब्बा लगाकर बाहर फेंक दो। और पहली बार 1 साल होने को आया था उसकी इस तरह की मुलाकातों को, और इस 1 साल में पहली बार उससे उसे छुआ था, और वो भी उसके नाजुक गुस्सार पर थप्पड़ मारकर। मेरी मोहब्बत को गाली मत दो मिशाल नवीद। अगर मुझे हफ्स ही पूरा करना होता तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको हासिल करना एक नहीं, हर रात आप मेरे पास हो सकती थी। पर मैं ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जितना आपने मुझे समझ लिया है। मैं मोहब्बत करता हूं आपसे बेइंतहा, इतनी कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, पर मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती आपके लिए। पागल हूं मैं। हाँ, पागल, जो 3 साल पहले आपको मॉडलिंग में देखकर मैं पागल बना था, और अब तक मैं पागल हूं सिर्फ तुम्हारे, ना कि तुम्हारे जिस्म के लिए। वो उस पर गुस्से और दुख से दाड़ रहा था, और मशाल बुत बनी खड़ी थी। तो भेजो रिश्ता अपने माँ बाप के जरिए, मशाल ने तल्ख लहजे में कहा। तो जमाल का सर झुक गया। वो नहीं आएंगे। उसे साफ बताया। तो मशाल उसके झुके सर को कुछ पल देखती कहकर लगा उठी, मुझे पता था। वो कहकर आगे बढ़ी कि जमाल फिर से उसके सामने आ गया। अब क्या है? वो गुस्से से बोली। मुझसे शादी कर लो। जमाल ने उसकी आंखों में देखते कहा, तो फिर अपने माँ बाप को भेजो, उससे भी तलखी से कहा। वो नहीं आएंगे क्योंकि मैं वो घर छोड़ चुका हूँ साल पहले, जब उनके सामने मैंने अपनी पसंद रखी थी और अपनी भाभी की बहन से शादी से इनकार किया था। मशाल के बढ़ते कदम ठनक कर थमे। तुम पागल हो? वक्ती जज्बों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कल उन्हें छोड़ दिया था, परसों मुझसे शादी करने के बाद दूसरी पसंद आएगी तो मुझे भी छोड़ देंगे। वो गुस्से और दुख से बोली। मेरे जज्बे वक्ती नहीं है मशाल। मेरे माँ बाप को समझना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ, पर वो नहीं माने और मुझे घर से बेदखल कर दिया। तो मैं क्या करता, जो उन्हें पेटे से भरकर अपनी इज्जत साख प्यारी थी। वो जुनूनी अंदाज में चीखा तो मशाल बेसाख्ता कदम पीछे ली गई, और जो कदम उससे पीछे हटाए थे वो कुछ मजीद आगे बढ़े, और उसकी मोहब्बत कुछ अकेले समाज में रह जाने के खौफ से उससे खुदा पर अपना मुस्तकबिल छोड़े। मशाल नवीद से चंद गवाहों और जमाल के दोस्तों की मौजूदगी में मशाल जमाल अलवी बन गई। और ये जो बात अलवी हाउस पहुंची तो आगा साहब ने जमाल को एक बदकिरदार मॉडल से शादी करने के जुर्म पर अपनी ज़िंदगी और जायदाद से बेदखल कर दिया। जमाल अभी मशाल से शादी नहीं करना चाहता था, वो कुछ बनकर फिर उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था, और उसके हालात ने जमाल को मजबूर कर दिया और उससे उसके सामने अपना प्रपोजल रख दिया। वक्त गुजरता गया, जमाल ड्राइविंग करता था, और जो कुछ पैसे मिलते थे उससे अच्छा बुरा वक्त गुजर रहे थे एक दूसरे की संगत में। इतनी गुर्बत के बावजूद वो दोनों पुरसुकून और बहुत खुश थे। मिशाल ने शादी के बाद मॉडलिंग की दुनिया को हैराबाद कह दिया था, और अब अच्छी औरत की तरह अपना घर संभाल रही थी। अलवी हाउस में मौजूद माँ बाप भाई और भाभी की उसे बहुत याद आती थी, और इस मोहब्बत से मजबूर होकर वो क्या भी था मिलने, पर आगा साहब ने धक्के देकर निकाल दिया कि जब उस फहाशा को छोड़ोगे तो आना यहाँ। और ये बात जमाल पर क़यामत बनकर गुजरी थी। अपनी इज्जत के बारे में अपने बाप से ऐसे लफ्ज़ सुनकर, और फिर उससे भी एक बार माफ़ी मांगकर वहाँ से निकला तो मुड़कर ना देखा उस घर में, जहाँ ना अब उसका भाई उसका रहा था, ना माँ बाप। भाभी तो पहले ही बहन से शादी के इनकार पर उससे नफरत करने लगी थी। वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजरता गया। मशाल ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया तो जमाल साहब की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब उससे बेबी कॉट में अपनी परियों जैसी बच्चियों को देखा, और उसकी नज़र आंखें झपकती उस बच्ची पर पड़ी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों पर काली पलकें और थोड़ी पर दिल था। रंगत दोनों की गुलाब जैसी थी, एक की आंखों में नूर था तो दूसरी हूर जैसी थी। होरुलैन। थोड़ी पर मौजूद उस बच्चे के दिल पर उंगली रखते जमाल साहब बोले तो मुस्कुराती मिशाल दूसरी बच्ची को देखकर बोली, नूरुलैन। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इस दिल के जरिए उस मालिक ने दोनों में फर्क रखा है। दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाते जमाल साहब ने बोला, और एक जो बहुत रोती है उससे भी फर्क पा सकते हैं। मशाल ने मुसलसल रोती हुरूलैन को देखते कहा। तो जमाल साहब उसे देखकर परेशान हुए। लगता है इससे कोई तकलीफ है, वरना नूरुलैन नहीं रो रही। उन्होंने खामोश नूरुल ऐन को देखते कहा। तो मशाल ने सर हिलाया, और फिर जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि उनकी एक बड़ी कुव्वत बेनाई से महरूम है। और ये इत्तला नहीं थी, सदमा था कि जमाल साहब साकित बैठ गए, और मशाल भी अपनी हूर को देखती बेतहाशा रोने लगी, पर वो कुछ कर ना सके सिर्फ आंसू बहाने के अलावा, क्योंकि सब बात थी किस्मत की। जमाल साहब ने अपने बाप से मदद मांगी तो उन्होंने ये कहकर धुतकार दिया
कि ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की करतूत का नतीजा है। उस फहाशा ने हमसे हमारा बेटा छीना, खुदा ने उसकी बेटी की आंखों का नूर छीन लिया। ये अल्फाज सही चाबुक थे जिस पर जमाल साहब बिलबिला उठे और हमेशा के लिए जमाल को, जो रात को छुप छुप कर माँ बाप को याद करता था, उसे वहीं मारकर सिर्फ अपनी बीवी का शौहर और बेटियों का बाप लौट आया। मुझे नहीं करवाना पापा इलाज, आप घर खरीदे, मुझे यहाँ नहीं रहना, हमें अपना घर चाहिए। वो दरवाजे के बाहर सुनती गुस्से से अंदर दाखिल होकर बोली तो मशाल और जमाल साहब ने अपनी 16 साल की मासूम बेटी को देखा, जो ना देखकर भी हर परेशानी अपने बाप की महसूस करती थी। जमाल साहब के ये पैसे अपनी माँ ने मरने से पहले अपनी कसम देकर अपना ज़ाती घर उसके नाम कर दिया था, जिस पर कमाल साहब ने बहुत वावेला मचाया था, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी और वो घर जमाल साहब के नाम कर दिया। अपनी माँ बाप की मौत का उसे बहुत दुख हुआ था और वो बहुत रोए भी थे। नूर और हूर तो जानती नहीं थी सिर्फ बुरहान और दाद के अलावा किसी को। उन्होंने सुना तो था कि उनके दादा दादी ताया और ताई हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो उनसे मिलते जुलते नहीं। हमेशा की तरह इस मुश्किल वक्त में विशाल ने अपने शोहर का पूरा साथ दिया था और उन्हें संभाला था। कुछ वक्त बाद जमाल साहब ने वो घर भेजा और उससे कुछ पैसे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए अपने दोस्त को दिए और कुछ रखे थे कि घर खरीदें या हूरुल ऐन की आंखों का इलाज करवाएं। हूर, जाओ सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, आपके पापा अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है। उसके लहजे में गुस्सा देखकर मिशाल बेगम ने वो कुछ सख्त लहजे से कहा तो मुस्कुराते हुए जमाल साहब ने उसे चुप रहने का कहते हूर लाइन के पास आए तो हूर ने उनके सीने से लगकर रोने लगी। पापा, आप मामा से कहें मुझे नहीं करवाना इलाज, आप हमारा अपना घर खरीदे, हम यहाँ मस्जिद नहीं रहना चाहते। वो सर ऊंचा करते जमाल साहब से बोली। बहुत बुरी बात मिशाल, तुमने मेरी हूर को रुला दिया। हम दोनों तुमसे कट्टी हैं। मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी कहेगी, और तुम जानो और तुम्हारी बेटी। जमाल साहब ने मिशाल से मुस्कुराहट रोकते बोला तो हूर सर हिलाने लगी। सच्ची में कुट्टी पापा, मामा से और नूर से ये दोनों चाहती हैं हम घर ना खरीदे। नूर मुंह बनाकर बोली तो दरवाजे पर टेक लगाए खड़ी कुट्टी लफ्ज़ पर नूर अपने बाप को घूरने लगी, जो उसे देखकर मासूम सूरत बनाने लगे। नूर को हंसी आ गई। नूर बहुत अच्छे, हाँ, इतना प्यार करती हूँ फिर भी मौका मिलते कुट्टी हो जाती हो। जाओ, मैं नहीं करने वाली बात अब तुमसे। अचानक नूर की आवाज़ पर हुर्सत पटा गई। तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है नूर? मैं मामा से कुट्टी हूँ, हमने तुम्हारी बात भी नहीं की, पूछो पापा से। वो एकदम बात संभाल गई पर नूर हंसी अपनी माँ के पास आई। ओह सॉरी बेबी, पर अगर तुम मेरी मामा से कट्टी हो तो मैं तुम दोनों से कट्टी हूँ। नूर अपनी माँ के पास आकर अपने बाप को जुबान दिखाती विशाल बेगम के गले में बांसुर डालकर बोली, मैं तुमसे पहले से कट्टी हूँ, क्यों पापा? और अपने बाप के गिर्द बाजू लपेटकर अपनी बेइज्जती महसूस करते कहका लगाकर नूर को नीचा दिखाते बोली। यस, ये भी पूछने वाली बात है। हम दोनों पहले ही इनसे कट्टी हैं। चलो हम बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। जाओ भागकर अपनी चादर उठा लो। उन दोनों को नीचा दिखाकर जमाल साहब अपनी बेटी से मोहब्बत करते बोले तो आइसक्रीम पर नूर ने मुंह बसोर माँ को देखा। हम भी जा रहे हैं, वो अपनी माँ को उठाकर बोली। नहीं मिशाल, तुम बाहर नहीं निकल रही। कमाल साहब अपने फायदे दिखाते खोया हुए नूर रोने जैसी हो गई और हूर उसकी हालत महसूस करती हंसी वहां से चली गई। नॉट फेयर पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मशाल बेगम को हमेशा की तरह उनके हुक्म की ताप देखकर वो बोली। हाँ, पर हमसे तो कोई कट्टी था। बालों में कंघा फेरते हुए वो आईने में उसकी मासूम बच्चों जैसी शक्ल देखकर हंस पड़े। 16 बरस की होने के बावजूद वो अभी भी बच्ची लगती थी, क्योंकि वो कद की छोटी थी और जिस पर दाद उससे वो नहीं कहता था। मैंने तो चुन्ना मुन्ना मजाक किया था, क्यों मामा? वो अपनी माँ का बांसुर हिलाकर बोली, जिससे हंस से हाँ में सा हिलाया। जमाल, मेरी बेटी मजाक कर रही थी, हम भी चल रहे हैं। मशाल अपनी बेटी की सूरत देखकर हंसी बोली। चलो भाई, जब सुलह है तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। मायने के नजरों से मिशाल बेगम को देखते वो बोले तो मिशाल बेगम मुझ शर्मा गई। याहू! नूर नारा लगाकर अपने बाप के साथ लग गई तो मुस्कुराते उसका माथे पर बोसा देने लगे। दिल पर मत लिया करो मेरी नूर, वो सिर्फ बहन को खुश रखने के लिए करते हैं, वरना तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। उसका गाल थपथपाकर बोलते जमाल साहब उसे अपने साथ लगा गए और तब तक मिशाल बेगम और हूर तैयार होकर आ गई तो चारों साथ घर को लॉक लगाकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकले।